नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज बात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ बैठकों को लेकर के। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, उनकी समस्याएं सुनी है और उन्हें सम्मानित भी किया है। साथ ही सीएम ने कुकरेल नदी पर सौंदर्यीकरण के लिए काम लगातार चल रहा है, उसको लेकर भी जानकारियां ली है। इसी के साथ साथ पंतनगर और अबरार नगर में मकानों को ना तोड़े जाने का बड़ा निर्णय भी लिया है, जिनसे इन इलाकों में लोगों को काफी राहत मिली है। किस तरीके से ये तमाम फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें सम्मानित किया। मंडी परिसर के बाहर फूलों की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहतकारी साबित होगा। साथ ही सीएम ने फूल मंडी और शबरी कैंटीन शुरू करने के निर्देश, ताकि किसानों को सुविधाजनक और सम्मानजनक व्यापार का माहौल मिले। इससे पहले सीएम योगी ने कुकरेल नदी के सुंदरीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया। रहीम नगर, पंतनगर, अबरार नगर और खुर्रम नगर में नदी के किनारे बने करीब 2000 मकानों को ध्वस्त करने का संकट टल गया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि कुकरेल नदी के लिए 35 मीटर की मौजूदा चौड़ाई पर्याप्त है और इस सीमा के भीतर कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नदी और कॉलोनियों के बीच चारदीवारी बनाने के निर्देश दिए। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने किसानों और आम जनता के हित में कदम उठाए हों। इससे पहले जून 2025 में उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया था, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक सिखाई गई थी। कुकरेल नदी सुंदरीकरण के तहत भी सीएम ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की आजीविका को प्राथमिकता दी है। फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मंडी शुल्क खत्म करना और मकानों को बचाने का फैसला योगी सरकार की जनहितकारी नीतियों का हिस्सा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को सम्मानित कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का कदम उठाया है, तो कुकरेल नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मकान टूटने के डर से राहत दी। ये फैसले पर्यावरण, किसान हित और जन सुविधा को संतुलित करने की दिशा में अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर छांगुर नसरीम को एटीएस मेडिकल के लिए लेकर पहुंची है। आपको बता दें, सीएचसी पर दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के बाद छांगुर नसरीम को जेल भेजा गया है। छांगुर उसके सहयोगियों की 5 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। 5 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था बाबा। तो आपको बता दें, सीएचसी अस्पताल में छांगुर और नसरीम को ले जाया गया है। यहां पर इनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। छांगुर नसरीम को एटीएस मेडिकल को लेकर मेडिकल में लेकर पहुंची है। इसके साथ साथ सीएचसी पर दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल के बाद छांगुर नसरीम को जेल भेजा गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से छांगुर बाबा को यहां पर मेडिकल के लिए लाया गया है। इसका मेडिकल कराया गया है। इसके साथ साथ इसकी सहयोगी नसरीम को भी यहां पर मेडिकल के लिए लाया गया है। तो छांगुर नसरीम को एटीएस मेडिकल के लिए लेकर पहुंची है और इसी दौरान छांगुर बाबा की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नसरीम की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे भी मेडिकल के लिए यहां पर लाया गया है। इसी के साथ साथ छांगुर बाबा को भी यहां पर मेडिकल के लिए लाया गया।
वहीं छांगुर बाबा के इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। छांगुर का अब गाजियाबाद कनेक्शन निकल करके सामने आया है, जहां पर एक लापता युवती की बहन ने कई गंभीर आरोप छांगुर बाबा पर लगाए हैं। उसकी ओर से कहा गया है कि बहन को दुबई भेजने के नाम पर गायब कर दिया गया है, वहीं उसका ब्रेन वॉश भी किया गया। क्या कुछ ये मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। छांगुर बाबा मामले में बड़ा अपडेट, ब्रेन वॉश कर हिंदू धर्म से अलग करने का आरोप। छांगुर बाबा का सामने आया गाजियाबाद कनेक्शन। गायब युवती की बहन ने लगाया आरोप। मेरी बहन को दुबई भेजने के नाम पर किया गायब। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन मामले में हर दिन के साथ साथ कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर केस के पन्ने एक के बाद एक खुल रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जानने वाला भी हैरान हो रहा है। अब इस छांगुर का गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया है। लापता एक युवती की बहन ने मामले में बड़े खुलासे किए हैं। कैसे उसके माइंड को वॉश किया गया। सबसे पहले घर वालों को लेकर बना शुरू किया, जिसके बाद उसका व्यवहार पूरे तरीके से बदल गया। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया। युवती की बहन ने बताया कि साल 2019 के बाद से अपनी बहन से कोई संपर्क नहीं है। इसके अलावा भी कई महिलाएं लापता हैं। जो मेरी बहन है ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। मतलब करता था, इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह, वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। मारता था वो, उसको सिगरेट के भी निशान थे, और बोलती थी कि मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई थी तो बदर पीर बाबा के इसके चावल लेके आया था, पीर बाबा से उसने चावल पढ़वा के पानी वानी पिलाया उसको। नाम लेती थी वो कि पीर उसके जो साथ में है, इसके जो बड़े हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरे साथ में मेरे जो मुझे हेल्प करते हैं, मुझे और तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे साथ तू जॉब करने चल। उसको ये करके वो घर से बहला फुसला के लेके गया। लापता युवती की बहन ने यह भी बताया कि बहन को कैसे छांगुर ने हिंदू धर्म से उसे दूर कर दिया था। अच्छे तरीके से उसने ऐसा कर दिया कि उसको हर चीज से उसको हटा दिया था। जो भी हमारे हिंदुओं में जो भी पूजा पाठ, माँ बाप का जो आदर जो भी था, उसने हर चीज से उसको खत्म कर दिया। बस एक चीज उसके दिमाग में कि बदर 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 बदर, ये मतलब उसने इतना अपने आप को उसके दिमाग में बैठा दिया कि उसको उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं था। ये पीर बाबा और ये इनका मतलब इतना उसके दिमाग में चढ़ गया था कि वो किसी और चीज में विश्वास ही नहीं करती थी।
बहरहाल छांगुर बाबा के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्ती देखने को मिल रही है। उसके ठिकानों को तो ध्वस्त किया जा रहा है। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती भी दिख रही हैं। हर नए खुलासे के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद जाग रही है। देखना होगा इस छांगुर उर्फ जलालुद्दीन मामले में अब क्या बड़ा खुलासा और होता है। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना और भगवान शिव की भक्ति में लगातार भक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लाखों कांवड़िए यात्रा अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बार भी कांवड़ यात्रा बेहद खास है, जिसमें पहियों पर 1000 किलो की सुनहरी शिव कांवड़ से लेकर भगवान शिव की प्रतिमा को कंधों पर उठाए यात्रा करते हुए तमाम भक्त नजर आ रहे हैं और भक्ति के रस में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की तस्वीरें लगातार देश भर से सामने आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सावन का महीना, बारिश की फुहार, क्या नदी और क्या मैदान। हर तरफ है भोलेनाथ के जय जयकार। सावन का महीना शुरू होते ही हरिद्वार की हर की पौड़ी और गंगा घाटों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 11 जुलाई से शुरू हुई यात्रा में इस बार अनोखी भक्ति की झलक देखने को मिल रही है। हरिद्वार में 1000 किलो की सुनहरी शिव कांवड़, जिसे पहियों पर सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस कांवड़ पर ओम नमः शिवाय और तिरंगे के रंग के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा को उकेरा गया है। वहीं कई भक्त भगवान शिव की प्रतिमा को कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर तक यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व सदियों से चला आ रहा है। मान्यता है कि सावन में गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। ये यात्रा भक्ति, तपस्या और समर्पण का अनोखा संगम है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव में जलाभिषेक किया था, जिससे पहली कांवड़ यात्रा माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में रावण और श्रवण कुमार से भी इन यात्राओं की शुरुआत को जोड़ा जाता है। सावन शिवरात्रि जो 23 जुलाई को मनाई जाएगी, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब लाखों भक्त अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जल चढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम किए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जैसे प्रमुख मार्गों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। इस बार यात्रा की धूम को देखते हुए यूपी के मेरठ में जिला प्रशासन ने 16 से 23 जुलाई तक सभी स्कूलों और कॉलेज की छुट्टी घोषित कर दी है, ताकि कांवड़ियों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। कांवड़ यात्रा पर विशेष निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने निगरानी कक्ष बनाया है, जिससे संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की गई है। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने 17 स्वागत द्वारों का निरीक्षण किया, जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। इन द्वारों पर बिजली, पानी, शौचालय और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 20 जुलाई को कांवड़ियों का स्वागत करेंगी। दिल्ली में 200 शिविर लगाए गए हैं, जिनमें से 40 उत्तर पूर्वी दिल्ली और 30 पूर्वी दिल्ली में हैं, जहां पंखे, पानी और भोजन की व्यवस्थाएं की गई है।
दिल्ली में कावड़ यात्रा पर सुरक्षा कवच, कावड़ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में 5000 जवानों की तैनातगी, सुरक्षा के मद्देनजर 50 कंपनियां तैनात। ड्रोन से भी कावड़ यात्रा पर सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी। दिल्ली में 774 स्थानों पर कावड़ कैंप चिन्ह, 374 शिविरों को दी गई अनुमति। कावड़ यात्रा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। देखिए, दिल्ली सरकार कावड़ शिविरों, कावड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम भव्य स्वागत द्वारों का निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली में 17 जगहों पर भव्य स्वागत द्वार लगाए गए हैं। ऐसे स्वागत द्वार महाकुंभ में लगे थे और अब दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली में जगह जगह लगाए गए हैं। इन स्वागत द्वारों का नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखा गया है। उसके अलावा भी भगवान शिव से जुड़े विषयों पर ही स्वागत द्वारों का नाम है। स्वयं मुख्यमंत्री महोदया 20 तारीख को दिल्ली के बॉर्डर पर कावड़ियों का भव्य स्वागत करेंगी। सरकार तैयार है। ट्रैफिक, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, मेडिकल स्टाफ, पीने का पानी, सैनिटेशन, हर चीज की व्यवस्था के साथ हम कावड़ियों का स्वागत करने के लिए पलक बिछाकर प्रतीक्षा रहते हैं। देखिए, पिछले साल 170 कैंप लगे थे दिल्ली में, इस बार 374 कैंप लगे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसको लोगों ने स्वागत किया है, स्वीकार किया है और दुगने से भी ज्यादा शिविर इस बार दिल्ली में लगे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है और उसी के साथ चल रही है कावड़ यात्रा। इस वक्त हम मौजूद है ऐसे ही एक रास्ते पे जहां पे कावड़ियों के लिए खास तौर पर इंतजाम करे गए हैं ताकि उनको अपनी कावड़ यात्रा में किसी भी परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितनी भव्य यहाँ पे सजावट करी गई है। भगवान शिव की जो मूर्ति है, शिव पार्वती की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पे ये सजावट करी गई है ताकि जो भक्त कावड़ लेकर के चल रहे हैं, जो अपनी कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, उनको अपने भगवान के दर्शन भी हो और उनको यहाँ पे आराम करने की जगह भी मिल जाए। आप देख सकते हैं कि उस तरफ जो है वो भोजनालय का प्रबंधन किया गया है कि ताकि जो भी कावड़ लेके निकल रहे हैं, जो लोग यहाँ से कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, उनको खाने पीने की जितनी भी दिक्कतें वो सारी जो यहाँ पे पूरी हो सके। खाने पीने का जो सामान है वो उनको पूरी तरीके से यहाँ पे मिल सके और यहाँ पे जो है वो भव्य तरीके से सजावट भी करी गई है। आइए आपको लेकर के चलते हैं सीधे जहां पर अभी इस वक्त कावड़िए भी मौजूद है और वो अपनी इस पावन यात्रा को यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे रुकने का जो इंतजाम है वो उनके किया गया। आप देख सकते हैं कि मौके पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी तरीके की दिक्कत यहाँ पे लोगों को ना हो। जो कावड़िए यहाँ पे आ रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सावन की कावड़ यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है बल्कि यह सांस्कृतिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। सुनहरी कावड़ और भगवान शिव की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर चलने वाले भक्तों की भक्ति की लहर पूरे देश को शिवमय कर रही है। यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और तपस्या का जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हर हर महादेव। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सावन शुरू होने से पहले ही गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां पर राजघाट पर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए नदी किनारे बैरिकेडिंग की है। यह कदम सावधानी में लगातार उठाए गए हैं। यह कदम सावन में देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ यहां पर पूरी की पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है। किस तरीके से सावन को देखते हुए यहां पर तमाम सुरक्षा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इसी पर यह खास रिपोर्ट थी। संभल के राजघाट पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 10 जुलाई को जलस्तर 177.60 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे है। पहाड़ों पर लगातार बारिश और नरोरा बैराग से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे तमाम गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और मक्का बाजरे की फसल जलमग्न हो गई है। हमारे जनपद में बाढ़ से संबंधित कुल 36 ग्राम प्रभावित होते हैं, जिसमें हमने 16 बाढ़ चौकियां बनाई है, 13 बाढ़ शरणालय चिन्हित किए गए हैं, नाव हेतु अनुबंध हमारे द्वारा किए और बाढ़ राहत किट के सारे टेंडर भी पूरे किए जा चुके हैं। वर्तमान में जो का जल स्तर है वो 177.60 मीटर है और जो जल है उसमें लगभग 62,000 क्यूसेक है और जो 2 दिन बाद घट करके 31,900 क्यूसेक रह गया है। 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर जल स्तर होने पर ही हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति आती है और कुल 36 ग्राम में से भी मुख्य रूप से 6 ग्राम प्रभावित होते हैं
और जो पिछली बार बाढ़ थी वो 2010 में आई थी, उसके बाद किसी भी प्रकार का जो बाढ़ है यहाँ पे नहीं आई, लेकिन फिर भी अलर्ट है, सभी की ड्यूटी लग चुकी है, नियमित रूप से भ्रमण होता रहता है और जो भी है जैसे वर्षा की स्थिति होगी उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। सावन महीने में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने राजघाट पर बांस की बल्लियों से बैरिकेडिंग की है और गहरे पानी वाले क्षेत्रों में गोताखोरों की तैनाती की है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया है कि जिले के 36 गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, जिनके लिए 16 बाढ़ नियंत्रण चौकियां और 13 आश्रय गृह तैयार किए गए हैं। जल स्तर तो काफी बहुत बढ़ा हुआ है और अभी स्थिति ऐसी हो गई थी जो प्रशासन को आप देख सकते हैं बाढ़ लगानी पड़ी है, बैरिकेडिंग की हुई है और हम लोग भी, और यहाँ पर चेतावनी भी दी हुई है कि जल स्तर जो ज्यादा गहरा है उससे आगे न जाए। और वास्तव में इस समय देख सकते हैं गंगा का भयावह रूप एक जो वर्षा ऋतु काल चल रहा है, तो जल स्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये बैरिकेडिंग की हुई है। प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया है यहाँ पर। किनारे पे नहा रहे, हाँ सब लोग किनारे पे ही नहा रहे हैं। अपने लोग आए हुए हैं यहाँ पे आज गंगा स्नान करने, तो सब लोगों को हिदायत भी दी गई है किनारे पे ही नहाना है। और आगे जल वास्तव में, क्योंकि नाव भी जाने इस समय बंद कर रही है क्योंकि गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से नजदीकी है और कभी भी वो खतरे का निशान ऊपर हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लकड़ी की बैरिकेडिंग करी है, ये वास्तव में सुरक्षा की दृष्टि से गंगा स्नान के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा इंतजाम प्रशासन ने या संबल प्रशासन ने बहुत अच्छा किया गया है। राजघाट, जो हर साल सावन में लाखों कावड़ियों का केंद्र रहता है, वहां सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने कावड़ियों से गहरे पानी में न जाने की अपील की है। 2010 के बाद ये पहली बार है जब गंगा का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा है। संबल के राजघाट पर गंगा का बढ़ता जलस्तर और सावन की कावड़ यात्रा की तैयारियां एक साथ चर्चा में है। प्रशासन की बैरिकेडिंग और गोताखोरों की तैनाती से कावड़ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि गंगा का रौद्र रूप और भक्तों की लहर के बीच प्रशासन कितना संतुलन बना रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भव्य संरचना और दिव्य दृश्य अब पूरी तरह से उभरकर सामने आ रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में रामलला के इस भव्य मंदिर में भक्तों के बीच आस्था और उत्साह की लहर पैदा कर दी है। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारत की शान है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम रूप ले चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष निरपेंद्र मिश्रा के अनुसार मंदिर का मुख्य ढांचा जून 2025 तक पूरा हो गया है, जबकि परकोटा और अन्य सुविधाएं सितंबर 2025 तक तैयार हो जाएंगी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अब एक कार्यक्रम बाकी है अभी ध्वजारोहण का। इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी गण हैं वह पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं ताकि जो भक्त आने वाले हैं उनको अन्य मंदिरों के भी दर्शन हो जाएं जो परकोटे के अंतर्गत हैं या जो परिसर के अंदर है। तो जब ध्वजारोहण हो जाएगा तो दर्शन प्रारंभ हो जाएगा सभी मंदिरों का। और इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर जो है, चूंकि ट्रस्ट जो है संवेदनशील है, तत्पर है, उसकी सक्रियता इसी बात पर है कि सारे जो पत्थर इधर उधर पड़े हुए हैं वो भी जो व्यवस्थित हो जाए, साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम भी संपन्न हो जाए। तो इसको लेकर जो है जो मुख्य शिखर है वहां पर देखिए आप किस प्रकार से सोने का जो है कलश लगा है। अन्य मंदिरों पर भी सोने के कलश लगाए गए हैं। अब धीरे धीरे जो कार्य पूर्व से चल रहा था, यानी कि धर्म ध्वज लगाने के उपरांत जो जब वो संपन्न हो जाएगा धर्म ध्वज लगाकर तो सारे काम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बाह्य जो कार्य है, यानी कि मंदिर परिसर के बाहर का जो सुसज्जित करना, सुंदरता प्रदान करना, तमाम तरह की योजना रचना उसकी बन रही है। लेकिन जो मंदिर है
6 मंदिर, चाहे परकोटे वाले हों चाहे सप्तऋषि के हों, इन सारे मंदिरों पर जो शटरिंग लगी हुई थी, जो क्या नाम है पाइप लगाए गए थे लोहे के, वो सब धीरे धीरे उतारे जा रहे हैं। तो ये कार्य जो है बड़ी तीव्रता से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी हों या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय नृपेंद्र मिश्र जी, दोनों की सक्रियता इस बात को जो है बल प्रदान कर रही है कि सारा कार्य जो है नवंबर तक जो है संपन्न हो जाए। 3 मंजिला ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जिसकी लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इसमें 392 खंबे, 44 द्वार और 5 गुम्बद हैं, जिसमें सबसे ऊंचे शिखर पर स्वर्ण कलश लगाया गया है। राजस्थान की बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर में लोहे और स्टील का उपयोग नहीं हुआ है, जो इसे 2500 सालों तक प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखेगा। श्री राम जन्मभूमि का इतिहास राम भक्ति और लंबे संघर्ष की गाथा है। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, जो विष्णु के 7वें अवतार है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने रावण पर विजय प्राप्त कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। लेकिन यह स्थल 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद से विवाद में रहा। 1822 से शुरू हुई कानूनी संघर्ष और 1992 में मस्जिद के ढहाए जाने के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थल को राम मंदिर के लिए सौंप दिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की नींव रखी। मंदिर का परिसर 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 70% हिस्सा हरा भरा रखा गया है। परकोटे में 6 छोटे मंदिर और 1 केंद्रीय सरोवर बनाया गया है। 3 जून 2025 को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनाई गई है। मंदिर में 85 भक्ति चित्रों वाला एक संग्रहालय भी मौजूद है, जो रामायण की कहानी को दर्शाता है। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक भी है। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर सदियों की संघर्ष, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। ये भव्य मंदिर न केवल राम भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व पटल पर स्थापित करता है। सावन के इस पवित्र महीने में रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों की आस्था इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।